Good morning, students of class 12th. Today we will start economics. We have two books in economics. First one is Introductory Macroeconomics. Second one is Indian Economic Development. We will start with the first one, that is the Introductory Macroeconomics. Before starting the first chapter of this book, first of all we should know some of the basic concepts of macroeconomics. The book we are studying. Firstly, we should know some of the basic concepts of this. Okay, so let's start. First of all, we will do the meaning of the macroeconomics. Okay, what is the meaning of macroeconomics? जैसा कि हमने अपनी लास्ट ईयर की बुक में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? उसमें हम एक इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते थे. ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म को हमने स्टडी किया, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को हमने स्टडी किया. ये सब चीज़ें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में की थी. लेकिन जब इकोनॉमी एज अ होल का क्या मतलब है? जैसे कि एक देश की इकोनॉमी का दूसरे देश की इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जब हम एज अ होल पढ़ते हैं, इन अ टोटल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल. तो इसमें वो सब वेरिएबल्स आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी एज अ होल को. ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हो गए? एग्रीगेट डिमांड हो गई हमारी, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, एग्रीगेट कंजप्शन हो गई. ये सब चीज़ें किस में आती है? हमारी इकोनॉमी एज अ होल में. इसमें एग्जांपल में भी दिया हुआ है एग्रीगेट कंजप्शन. इसके अंदर एक एग्रीगेट कंजप्शन का क्या मीनिंग है? कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन. ठीक है, देश में हमारे मतलब इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सब की कंजप्शन से मतलब है एग्रीगेट कंजप्शन का. उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड में भी वही ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी आएंगी, एंड इन द सेम वे एग्रीगेट सप्लाई में भी. ओके, नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ गुड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर? आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स. फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ओके, so first is our final goods. As you can see, final goods are those goods which are ready to be used by their final users. मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो फाइनली यूजर्स के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं. इसके अंदर कोई फर्दर एडिशन ज़रूरी नहीं होती और ये बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं. इट मीन्स जैसे कि हमने मार्केट से ब्रेड ख़रीदा है, ठीक है, और ब्रेड को हमने डायरेक्टली कंज्यूम करना है, हमने आगे उसको किसी और प्रोसेस में नहीं डालना है. ठीक है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में नहीं डालना. जैसे प्रोडक्शन की प्रोसेस में हम कैसे डालेंगे? मान लीजिए हमने ब्रेड है तो हमने डायरेक्टली ब्रेड ही खाना है. ठीक है, उसमें आगे कुछ एडिशन नहीं करना है, ब्रेड और बटर खाना है. अगर मान लीजिए हमने ब्रेड का ब्रेड पकौड़ा बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमें अभी आगे भी कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो वो हमारी फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है. सो दैट विल नॉट बी द फाइनल गुड. ओके, तो जो फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड हमारा होता है जो हमारे फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी हो. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स. फर्स्ट वन इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड वन इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? इफ़ फाइनल गुड्स आर परचेज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स, जब फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा जो गुड्स हैं वो उनके सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं, दोज आर द फाइनल कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, क्लियर है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इफ़ फाइनल गुड्स आर परचेज्ड बाय द फाइनल प्रोड्यूसर फॉर यूजिंग इन देयर प्रोडक्शन. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं वो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा परचेज किए जाते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ द कंज्यूमर. ओके, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स खरीदता है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगाना है उसको. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स खरीदता है दैट इज़ द फाइनल प्रोड्यूसर गुड. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो अभी फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, इसके अंदर थोड़ा बहुत एडिशन करना ज़रूरी है, लेकिन उस एडिशन के बाद वो फाइनली कंजप्शन के लिए रेडी हो जाएंगे.
ये अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है, इन्होंने अभी वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड और जो फाइनल गुड्स हैं हमारे, उसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो फाइनल गुड्स हैं उसको हम हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड को हम अब हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ वी हैव डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में हमारा डिफरेंस, ओके, एज यू कैन सी, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फर्स्ट वन इज intermediate goods can be used as a raw material for the production of goods, okay, इनको raw material की तरह यूज़ किया जा सकता है, but final goods cannot be used as a raw material, okay। ये goods intermediate goods रीसोल्ड किए जाते हैं, दोबारा सेल किए जाते हैं, लेकिन final goods डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, इसमें दोबारा सेलिंग नहीं होती goods की। ये goods रेडी फॉर यूज़ नहीं होते, ठीक है, और फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज़ होते हैं, मतलब इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही रहती है, ये अभी क्रॉस नहीं किया है इसने, इंटरमीडिएट गुड ने, लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं दे आर द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ओके। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड करते हैं, ओके। सो नाउ वी विल डू अवर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं हमारे, देखिए, कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनको फाइनल कंज्यूमर अपने खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज़ करता है, ठीक है। इनका मेन मकसद आगे प्रोडक्शन करना नहीं होता, इनका मेन मकसद होता है कंजप्शन, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होता, कंजप्शन होता है, डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द गुड्स, ओके। जैसे कि आइसक्रीम हमने खरीदी है, ठीक है, हाउस होल्ड ने किसी ने भी आइसक्रीम खरीदी है फॉर द पर्सनल कंजप्शन और द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, लेकिन अगर मान लीजिए किसी आइसक्रीम रिटेलर ने कोई भी मतलब आइसक्रीम खरीदी है, तो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन मकसद कंज्यूम करना नहीं है, उसका मेन मकसद है उसको रीसेल करना, तो दैट विल नॉट बी द कंज्यूमर गुड, ओके, दैट विल बी द प्रोड्यूसर गुड। तो कंज्यूमर गुड कौन से होंगे, जिसका मेन मकसद होता है यस सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, ओके। अब कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स देखिए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड एक वन मोर इट इज़ दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फर्स्ट वन वी विल डू द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सालों तक चलती है, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर है, हमारी वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं। इसका हम 1 साल से ज़्यादा मतलब काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं, कम से कम 5 से 7 साल तो यूज़ करते ही हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है, लाइफ लाइन है, वो 1 साल या इससे थोड़ा ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे कपड़े हैं, हमारा फर्नीचर है, ये सब हम लगभग 1 साल या साल भर के आसपास ही हम खरीदते हैं इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रख सकते, जिनको हमें साथ के साथ ही कंज्यूम करना ज़रूरी होता है, जैसे गैस है, मिल्क है, इंक है, ये सब क्या है, ब्रेड है, ये है हमारे नॉन ड्यूरेबल, इनको ज़्यादा टाइम तक हम सेव करके नहीं रख सकते, इनको साथ के साथ ही कंज्यूम करना पड़ता है, नहीं तो ये स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी होती हैं, सर्विसेज होती है नॉन फिजिकल गुड्स होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल होती हैं, और ये डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा। इसका एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे एक टीचर है, वो टीच करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर है, वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके, डॉक्टर है, वो पेशेंट को ट्रीट करता है, तो वो भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो दीज आर द सर्विसेज, ओके, दीज आर द नॉन फिजिकल गुड्स यू कैन से, ऑलराइट।
लास्ट वन इज़ योर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको कंज्यूमर परचेज़ नहीं करता, इनको परचेज़ किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। एग्जांपल जैसे मशीनरी है, मशीन खरीदी है, ठीक है, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। कैपिटल गुड्स का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और जैसे मान लीजिए एक सिलाई की मशीन है, अगर कोई हाउस होल्ड अपने खुद के घर में अपने खुद के कपड़े सिल रहा है तो उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो कैपिटल गुड की रेंज में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई टेलर कोई सेविंग मशीन खरीदता है, कोई सिलाई की मशीन खरीदता है, तो उसका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम कैपिटल गुड्स की रेंज में लाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. So your homework is make notes of the chapter number 1, that is the basic concepts of macroeconomics. Okay, thank you students.